नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल, देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन चल रहा है। आज इसका तीसरा दिन, जहां क्या भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन सकता है, विषय पर एक महत्वपूर्ण पैनल का आयोजन किया जाना है। भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कलीपुरी इस पैनल में हिस्सा लेंगे। साथ ही इस पैनल में वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ और उद्योग जगत के नेता लेंगे भाग। पैनल में भारत की आर्थिक वृद्धि, वैश्विक व्यापार में भूमिका, निवेश की संभावनाएं, तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान पर चर्चा। महाराष्ट्र के आर्थिक भविष्य को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में मुंबई 3.0 का आधिकारिक रोडमैप किया पेश। रायगढ़ के पैन क्षेत्र में विकसित होने वाली अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5 वैश्विक कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 4 सिंगापुर की दिग्गज कंपनियां शामिल। ये परियोजना न केवल भारत की फिनटेक राजधानी के इकोसिस्टम को मजबूत करेगी, बल्कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए एक नया वैश्विक हब भी होगा तैयार। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच से उत्तर प्रदेश ने वैश्विक निवेश के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एआई हब विजन को गति देते हुए यूपी सरकार ने एएम ग्रीन ग्रुप के साथ एक निर्णायक समझौते पर किए हस्ताक्षर। ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता वाला अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के साथ भारत के अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से माना गया है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पैनल चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से कहा कि भारत को दुनिया भर के नेताओं द्वारा एक बड़ा पार्टनर, सह डेवलपर और सह निर्माता के रूप में देखा जा रहा है। दावोस में इसी मंच से यूरोपीय संघ की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन का बयान आया सामने। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स किया करार। ये समझौता न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से अहम। आज से 23 जनवरी के बीच भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंध सम्मेलन 2026 का आयोजन। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 70 से ज्यादा देश और 100 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की जाएगी। स्पेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा कई मायनों में अहम। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई सहित क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। बीजेपी ने आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा और निकाय चुनावों के लिए तैयारी की शुरू। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कई बड़े नामों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने केरल विधानसभा, बेंगलुरु महानगर निगम चुनाव, तेलंगाना निकाय चुनाव, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। पश्चिम बंगाल में आशा वर्कर्स द्वारा न्यूनतम भत्ते को बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। आशा कार्यकर्ताओं ने अब स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसे देखते हुए बंगाल पुलिस ने स्वास्थ्य भवन के पास सुरक्षा की कड़ी। राज्य के विभिन्न जिलों में आशा कार्यकर्ता ने पुलिस द्वारा उनको रोकने, हिरासत में लेने संबंधी आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन, घरों में घुसकर उन्हें प्रदर्शन में जाने के लिए रोका जा रहा है। बंगाल पुलिस द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य भवन जाने से रोकने, स्वास्थ्य भवन को किले में तब्दील करने पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने एक वीडियो साझा कर लिखा कि ममता की पुलिस आशा बहनों और दीदियों को रोकने के लिए लोहे की दीवार बना रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को, यानी कि तार्किक जो विसंगतियां हैं, उन्हें लेकर एक नया अपडेट आया। सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग के कामकाज का दायरा काफी बढ़ा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी जिसमें सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और क्षेत्रीय पार्टियों में इतना दम कहां कि वो परिवार से बाहर निकल पाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बढ़ती हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खुफिया तंत्र को मजबूत करने, केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी पर जोर दिया। राज्यपाल ने यह भी सलाह दी कि मदद के लिए आने वाले कॉल्स पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए, भीड़ नियंत्रण के दौरान संयम बरता जाए और तनाव कम करने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय किया जाए।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। तुमकुरु के श्री सिद्धगंगा मठ में परम पूज्य शिव कुमार महास्वामी जी की 7वीं पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। बेंगलुरु में सीएमआर प्रौद्योगिकी संस्थान में रजत जयंती समारोह में उपस्थित होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो हरिद्वार ऋषिकेश में आयोजित कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में लेंगे भाग। गृह मंत्री अमित शाह आज स्वर्गाश्रम स्थित गीता भवन पहुंचेंगे, जहां गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह को करेंगे संबोधित। भारत इस वर्ष 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाले पहले वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन में से एक होगा। खान मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 65वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने मेघालय के लोगों को उनके राज्य की स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा, मेघालय के लोगों ने हमारे देश के विकास में मजबूत योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, इस राज्य ने अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखे और यहाँ के लोग भारत की विकास यात्रा को गति दे रहे हैं। साथ ही पीएम ने एक्स पर लिखा कि मणिपुर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य की अपनी बहनों भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मणिपुर के लोग भारत की प्रगति में योगदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान के अनुपालन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2026 को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता शुल्क अनुपालन में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की दक्षता को बढ़ाना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुभारंभ की घोषणा की। इसमें कामाख्या रोहतक, हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल, बेंगलुरु अलीपुरद्वार मुंबई जैसे रूट शामिल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूएल सॉल्यूशंस की ग्लोबल सीईओ और प्रेसिडेंट जेनिफर स्कैनलॉन की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के विजन पर चर्चा, खासतौर पर टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, क्वालिटी फ्रेमवर्क जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को लेकर बातचीत। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में मेडिकल एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे लॉन्च। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल 2 शो से जारी। इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम रखी गई। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के कारण राष्ट्रपति भवन सर्किट 1 आम जनता के लिए आज से 29 जनवरी तक रहेगा बंद। प्रसिद्ध फिल्मकार सुभाष घई को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एआई और अर्थव्यवस्था पर पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भारत का अपना मॉडल। गृह मंत्री अमित शाह ने रास बिहारी बोस जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। एक्स पर लिखा कि गदर क्रांति से लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना तक रास बिहारी बोस जी ने देश के स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर लिखा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परंपराओं और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता से धन्य है। संस्कृति मंत्रालय ने वाल्मीकि रामायण की दुर्लभ 233 वर्ष पुरानी संस्कृति पांडुलिपि अयोध्या के राम कथा संग्रहालय को भेंट की। प्रधानमंत्री की अगुवाई में संचालित प्रगति तंत्र के उत्तर प्रदेश में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के समयबद्ध और सफल क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाई है। प्रगति एक मजबूत और पावरफुल मंच बना। इस मंच के जरिए रुकी हुई तमाम परियोजनाएं जमीन पर उतरी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 50वीं प्रगति समीक्षा बैठक हुई। इसमें 53 बिजली परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसका परिणाम ये करीबन 43 प्रोजेक्ट शुरू हुए। बिहार का जिला गयाजी अब चारा नर्सरी के लिए जाना जाएगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी चारा उत्पादन में ये सह प्रत्यक्ष योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिले के अतरी डुमरिया प्रखंड में 18 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सुबह और रात के समय घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 3 से 4 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश की आशंका जताई। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। वक्त की ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। मसाले सच सच MDH MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब जानते हैं अन्य खबरों को विस्तार के साथ। भारत के 8 मुख्य उद्योगों का संयुक्त सूचकांक दिसंबर 2025 में 3.7% बढ़ा, जिसमें सीमेंट, स्टील, उर्वरक, कोयला, बिजली उत्पादन में मजबूत वृद्धि। दिसंबर में सीमेंट उत्पादन 13.5%, स्टील उत्पादन 6.9% बढ़ा। वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो नवंबर 2025 में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में 8% की वृद्धि हुई। ये आंकड़े भारत की औद्योगिक क्षेत्र में सुधार और आगामी आर्थिक विकास को दर्शा रहे हैं। फिक्की के ताज़ा सर्वे में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रचा इतिहास। सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ऑल टाइम हाई यानी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर। सर्वे में शामिल होने वाली 91% कंपनियों ने माना कि उनका प्रोडक्शन या तो बेहतर हुआ या फिर मजबूती के साथ बना हुआ है। वहीं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन टूल्स, मेटल्स, टेक्सटाइल जैसे बड़े क्षेत्र शामिल हैं इस सर्वे में। इनमें बेहतर ग्रोथ देखने को मिली। वंदे भारत स्लीपर को मिला यात्रियों का शानदार रिस्पांस। कामाख्या से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही घंटों में सभी सीटें फुल। 24 घंटों के अंदर ही हर क्लास का टिकट बिक गया, जो इसकी लोकप्रियता और मांग को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के विकास पर लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बताया प्रधानमंत्री की अगुवाई में टेक्सटाइल सेक्टर इस दशक का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर बनने की दिशा में अग्रसर। गिरिराज सिंह ने PM मित्र पार्क, PLI योजनाओं और नए FTA के प्रभाव को बताया, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट में तेजी आ रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और रामुका ग्लोबल इको वर्क प्राइवेट लिमिटेड के बीच इकोफिक्स के प्रोडक्शन से जुड़े समझौते पर हुए हस्ताक्षर।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इकोफिक्स कम लागत, पर्यावरण हितैषी और वेस्ट टू वेल्थ जैसी खूबियों से युक्त ये तकनीक सड़क मरम्मत में सहायक साबित होगी और पर्यावरण को पहुंचाएगी लाभ। गन्ने की अधिक आपूर्ति और बेहतर पैदावार से भारत का चीनी उत्पादन 2025-26 सत्र में 22% बढ़कर 159 लाख टन, 15 जनवरी तक 518 चीनी मिलें चालू, जो पिछले साल 500 थी। इस वर्ष सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 51% बढ़कर 42.7 लाख टन से 64 लाख टन से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में उत्पादन 42.8% लाख टन से ज्यादा 40 लाख टन हुआ कि कर्नाटक में उत्पादन सालाना आधार पर 27.5 लाख टन से बढ़कर 31 लाख टन। हैदराबाद के यातायात को नई गति देने वाली मेट्रो रेल फेज 2 परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए तेलंगाना सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इसकी जानकारी दी। पशुपालन और डेयरी से संबंधित योजनाएं एवं पशु कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन और पशु कल्याण जागरूकता माह आयोजित किया गया, जो 13 फरवरी 2026 तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत पशु कल्याण, पशु चिकित्सा सेवाओं, उन्नत पशुपालन, डेयरी, बकरी मुर्गी पालन से संबंधित योजनाओं के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पशुपालन से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। सरकार ने डाक चैनल के माध्यम से निर्यात करने वाले एमएसएमई उद्योगों को निर्यात लाभों से जोड़ने की घोषणा की। संचार मंत्रालय के अनुसार 15 जनवरी 2025 से डाक चैनल के जरिए किए गए निर्यातों के लिए शुल्क वापसी, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क में छूट, अन्य करों में राहत दी जाएगी, जिससे छोटे उद्योगों को मिलेगा लाभ। ये पहल खासकर एमएसएमई इंडस्ट्रीज, कारीगर और छोटे जो निर्यातक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए डाक नेटवर्क पर निर्भर है। इसके निर्यात से लागत कम, तरलता में सुधार। अमेरिका और यूरोप में तीखी होती हुई ट्रेड वॉर की जंग के बीच सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा। इंटरनेशनल मार्केट से लेकर देश के वायदा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर। देश के वायदा बाजार और दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का दाम 1.5 लाख रुपए के लेवल को पार कर गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतें 3,25,000 के करीब दिखाई दी। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के दाम 3,25,000 को पार कर गए। लैम्बोर्गिनी इंडिया ने 2025 में 111 इकाइयां बेची। कंपनी ने एक बयान में कहा, लैम्बोर्गिनी इंडिया ने 2025 में कुल 111 कारों की आपूर्ति की, जो लग्जरी ऑटोमोटिव क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद ब्रांड के निरंतर लचीलेपन को और मजबूत और बाजार की प्रासंगिकता को दर्शाता है। मेक्सिको के सुरक्षा मंत्री ने बताया कि देश ने आपराधिक संगठनों से जुड़े 37 सदस्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा। पिछले एक साल में तीसरा बड़ा प्रत्यर्पण, जिससे अमेरिका भेजे गए आरोपियों की कुल संख्या 92। मेक्सिको के अधिकारियों के अनुसार ये आरोपी संगठित अपराध से जुड़े सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। सुरक्षा मंत्री उमर गार्सिया हार्फुच ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य देश में हिंसा फैलाने वाले प्रभावशाली अपराधियों पर रोक लगाना। ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में संघीय आग्नेयास्त्र कानून पास होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के अपने बंदूक कानूनों को और सख्त किया गया, जिससे लाइसेंस प्राप्त करना कठिन और लोगों को गैर जरूरी हथियारों को जब्त करने की अनुमति मिली। उत्तरी सीरिया में सेना और कुर्द नेतृत्व वाले लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई के दौरान जेल से भागे दर्जनों आईएसआईएस लड़ाकों की तलाश जारी। वहीं सीरियाई सेना एसटीएफ के कब्जे वाले शहर हसाका की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक ताजा बयान दिया, जिसमें उन्होंने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ग्रीनलैंड पर मीटिंग्स तय होने की बात की। उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के अपने लक्ष्य से पीछे न हटने के स्पष्ट संकेत दिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया। विश्वास जताया भविष्य में अमेरिका और नाटो एक लाभकारी समझौते पर पहुंचेंगे। उन्होंने यूरोपीय देशों को संकेत दिया कि जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे घातक हमला किया। तो विशेष रूप से परमाणु संयंत्रों से जुड़ी बिजली केंद्रों को निशाना बनाया गया। इस हमले के चलते राजधानी कीव पूरी तरह अंधेरे में डूबी। यूक्रेन की संसद के स्पीकर रुस्लान स्टेफानचुक ने बताया, संसद भवन भी फिलहाल बिजली, पानी और हीटिंग जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित। रूस के लगातार हमलों से आम नागरिकों के जीवन पर गहरा असर, ऊर्जा ढांचे को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।
यूक्रेनी प्रशासन हालात सामान्य करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग अब खतरनाक स्तर पर पहुंची। ईरान के शीर्ष जनरल अबुल फजल शेखरची ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो इसका अंजाम विनाशकारी होगा। जनरल ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, हमारे नेता की ओर बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा और ट्रंप की दुनिया में आग लगा दी जाएगी। विश्व आर्थिक मंच में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय संघ को अमेरिका के सामने डटकर खड़े होने की सलाह दी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और व्यापारिक धमकियों की आलोचना करते हुए यूरोप से अपने दबाव विरोधी तंत्र का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। नवंबर-दिसंबर 2025 में चक्रवात दितवा के बाद भारत का ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के प्रभावित समुदायों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बना। मानवीय सहायता के बाद अब भारत ने पुनर्निर्माण प्रयासों को और तेज किया। इंडियन सीईओ फोरम के अध्यक्ष किशोर रेड्डी ने कहा कि श्रीलंका में कार्यरत भारतीय कंपनियों ने 900 मिलियन श्रीलंकाई रुपयों से अधिक की सहायता प्रदान की, जिससे 40 से अधिक दूर दराज जो गांव हैं उन तक राहत पहुंचाई गई। बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें 1200 से ज्यादा मेहमान शामिल। इस आयोजन में थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश मामलों में उप मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध थाई गायिका ने भारतीय राष्ट्रगान और थाई रॉयल एंथम की प्रस्तुति की। भारतीय राजदूत नागेश सिंह ने भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। भारत थाईलैंड के संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज। आज पहला मुकाबला नागपुर में। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टी20 विश्व कप में पहले भारतीय टीम का बड़ा इम्तिहान। पहले मुकाबले के लिए मिचेल सेंटनर एंड कंपनी भी तैयार। मैदान पर जमकर किया अभ्यास। टीम के कप्तान को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मंगलवार को बड़ौदा में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस की टीम को 7 विकेट से हराया। दिल्ली के कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स ने नाबाद 51 रन बनाए। जेमिमा के अलावा लिजल ली ने 46 रन की पारी खेली। मुंबई की टीम ये लगातार तीसरी हार का सामना कर रही है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में गुरुवार को होने वाले मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स के सामने यूपी वॉरियर्स की टीम। ये मुकाबला वडोदरा में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को घोषणा की कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने दक्षिण अफ्रीका जाएगी। 17 अप्रैल से शुरू होगी सीरीज। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता पीवी सिंधु आज पेश करेंगी चुनौती। सिंधु के सामने पहले दौर में जापानी खिलाड़ी मनामी। इंडिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में वक्त पहुंचने वाले लक्ष्य सेन भी आज उतरेंगे कोर्ट पर। पहले दौर में लक्ष्य की भिड़ंत चीन ताइपे वांग जू वही। वहीं एच एस प्रणॉय भी खेलेंगे पहले दौर का मैच। प्रणॉय के सामने मलेशिया की ली दीजिया। प्रणॉय का बेहतर रहा मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ रिकॉर्ड। हैदराबाद तूफान्स ने पुरुष हॉकी इंडिया लीग में अपनी आखिरी लीग मैच में मंगलवार को HILGC को 3-2 से हराया। कजाकिस्तान की एलिना राबिकाना में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ शुरुआत। स्लोवेनिया की काजा जुवान को 6-4, 6-3 से हराया। जापान की नाओमी ओसाका भी जीत के साथ आगे बढ़ी। पहले दौर में मैच में क्रोएशिया की एंटोनिया रुदिक को 6-3, 3-6, 6-4 से शिकस्त दी। पुरुष वर्ग में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रीव को मिली हार। चेक गणराज्य के टॉमस मिशेक ने दी बात। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में रियल मैड्रिड ने मंगलवार को खेले गए मुकाबले में मोनाको के खिलाफ 6 से दमदार जीत हासिल की। वहीं टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने भी जीता मुकाबला। बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराया। टॉटनहैम की ओर से क्रिस्टीन रोमेरो और सोलांके ने किए गोल। फिलहाल एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।